स्टडी ब्लेड में आपका स्वागत है। आज के क्लास में देखेंगे 10th केमिस्ट्री चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 2 वीडियो। और आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्वक बनाना। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 में हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अभिकारक उत्पाद को बताए हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं कि किसी भी रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्वक कैसे बनाते हैं। मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। आप मोर इन्फॉर्मेटिव यानी कि अधिक सूचना पूर्वक बनाने से हमारा सिंपल तात्पर्य है कि जब भी अभिक्रिया होती है तो नया प्रोडक्ट बनता है। तो अभिक्रिया करने से पहले जो पदार्थ का हम यूज करते हैं अभिकारक कहलाते हैं। और वो अभिकारक कैसे हैं, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, और प्रोडक्ट बना है वो कैसा ठोस बना है कि द्रव बना है कि गैस बना है, उसको हीट दिया गया है या कि हीट उत्पन्न हुआ है। और रिएक्शन को कराने के लिए हम बाहर से कोई केमिकल उत्प्रेरक डाले हैं कि नहीं डाले, ये सभी के द्वारा रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्वक बनाता है। जैसे कि आपको कोई किसी वस्तु को देख करके उससे अधिक जानकारी मिले तो वही तो होता है कि उस वस्तु के अधिक जानकारी मिल रहा है। और जैसे हम बोले कि कोई एक गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और जिस गाड़ी पे प्लस का ये साइन होता है तो हम बताते हैं कि ये गाड़ी एम्बुलेंस की है। और किसी बोतल जो होता है उस पे डेंजर का साइन दिया रहता है। तो इसका कहने का मतलब हमारा होता है बोतल हो या बिजली ट्रांसफार्मर पे ये दिया होता है, इसका साइन होता है, विशेष साइन बताता है कि ये क्या है, खतरा का निशानी है। और जिस कार पे ये प्लस का साइन एम्बुलेंस का है तो ये कार है लेकिन कार वो नहीं आके आपको बतला रहा है कि हम क्या है, एम्बुलेंस है। या उस पर विशेष प्रकार की सायरन सीटी निकलती है, जैसे पुलिस का हो, एम्बुलेंस का हो। गाड़ी तो आती है लेकिन उस गाड़ी की विशेषता वो सीटी बता रहा है कि हम पुलिस की गाड़ी है, एम्बुलेंस की गाड़ी है। तो रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्वक बनाने के लिए हम पदार्थों को जो भी हम यूज करते हैं और जो बनता है उसके भौतिक अवस्था को लिखते हैं। जैसे कारक एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था को दर्शाना, जो हम पदार्थ लिए हैं और जो बना है उसके भौतिक अवस्था को हम कैसे दर्शाते हैं। मान लीजिए कि हम कोई पदार्थ बना रहे हैं और वो पदार्थ ठोस हो, सॉलिड हो। तो ठोस हो, सॉलिड, तो इसके लिए हम संकेत क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं। और कोई पदार्थ मान लीजिए कि द्रव है तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं और उसका संकेत एल होता है। मान लीजिए कि कोई तीसरा पदार्थ गैस है तो गैस के लिए हम क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि वो पदार्थ क्या है, जलीय विलयन है। जलीय विलयन यानी कि जल का घोल है तो उसको हम AQ से दर्शाते हैं। और प्रश्न पूछे कि रासायनिक समीकरण में AQ क्या है, तो AQ का मतलब होता है जलीय विलयन, यानी कि पीसा हुआ चूर्ण है और उसको जल में घोल दिए तो AQ दर्शाता है जलीय विलयन के बारे में। इसका हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे पदार्थ लेते हैं जो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, AQ हो, और उसका एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, कार्बन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला है, ये बन गया है CO2। तो ये कार्बन है जो लकड़ी हो सकता है, कोयला हो सकता है। तो लकड़ी या कोयला कैसा होता है, ठोस होता है। तो पूरा ठोस नहीं लिखेंगे, कोष्ठ में लिख दिए एस, सॉलिड। उसी प्रकार ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या है, इसमें ठोस है, द्रव है कि गैस है। तो ऑक्सीजन गैस होता है, जी लिख दिए। उसी प्रकार CO2 जो है बना है वो क्या है, तो CO2 एक गैस है तो यहाँ पे हम जी लिख दिए। इसमें क्या क्या दर्शा चुके हैं, सॉलिड दर्शा चुके हैं और गैस भी दर्शा चुके हैं कि ये जो सॉलिड है और गैस है आपस में मिले हैं और गैस बन गया है। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण को अधिक सूचना पूर्वक बनाना। जो भी पदार्थ लिए हैं हम बता दिए हैं कि ये सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस बना है। अन्य एग्जाम्पल से देखते हैं, H2 है और ये O2 है
और मिल करके बन गया है H2O। तो यहाँ पे देखिएगा कि हाइड्रोजन जो लिए हैं ये गैस है, जी लिख दिए। ऑक्सीजन भी गैस है। H2O जो पानी होता है तो इसको L से दर्शाना पड़ेगा, तो L भी लिख दिए कि वो जलीय जल है, तो जल के लिए L लिक्विड लिख चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जलीय विलयन एक्यू का। तो एक्यू का जलीय विलयन का लेते हैं, तो कॉपर सल्फेट का एक्वस है, कॉपर है, सल्फेट है, इसका जल में घुला हुआ विलयन है, इसमें रिएक्शन कराते हैं Fe सॉलिड है। तो लोहा जो होता है कॉपर से स्ट्रॉन्ग होता है, तो लोहा में कॉपर में मार होगा कि SO4 के साथ रहेगा कौन, तो कॉपर, और Cu जो जीतेगा वही कॉपर के साथ रहेगा, तो लोहा कॉपर को हराएगा तो बनेगा FeSO4, ये भी जलीय विलयन, और ये कॉपर हमारा अकेले हो जाएगा सॉलिड में। तो इस प्रकार एक्वस का भी एग्जाम्पल देख चुके हैं। कभी कभी अभिक्रिया में गैसीय पदार्थ बनते हैं, गैस बनते हैं, तो गैस को G से भी लिख सकते हैं या ऊपरी मुखी तीर द्वारा। जब तीर का सिरा ऊपर हो तो समझते हैं कि गैस बना है और वायुमंडल में ऊपर जा रहा है। जैसे इसी को देखिएगा CaCO3 जो हमारा है, इसका नाम बहुत सारा नाम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी को चूना पत्थर भी कहते हैं, इसी को संगमरमर भी कहते हैं, इसी को खड़िया कहते हैं, इसी को चौक कहते हैं, इसी को मार्बल कहते हैं। सॉलिड होता है, गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद से CaO कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है, इसको हम अनबुझा चूना कहते हैं, जिसे दीवार रंगा जाता है, और एक गैस CO2 बनता है। तो CO2 गैस बना है तो इसके लिए यहाँ पे हम ऊपर का तीर दे दिए, तो इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, गैस है, ऊपर उड़ रहा है। तो इस प्रकार से गैसीय पदार्थ के लिए CO2 गैस है तो ऊपर तीर का सिरा रहेगा, ऊपरी मुखी तो गैस है। और कभी कभी देखिएगा अवक्षेप बनता है, रिएक्शन में अवक्षेप बनता है, तो अवक्षेप को दर्शाने के लिए, अवक्षेप जो होता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड होता है। तो सॉलिड होता है तो ये कहाँ बैठना चाहता है, तली में, तली में यानी नीचे बैठना चाहता है, बर्तन के तली में सॉलिड है तो तली में बैठना चाहता है। तो अवक्षेप को हम अधोमुखी तीर, अधोमुखी तीर के द्वारा दर्शाते हैं। तीर का सिरा नीचे हो तो अवक्षेप बनाए। अवक्षेप एक ठोस पदार्थ होते हैं जो बर्तन के तली में बैठ जाते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि रिएक्शन होता है तो कोई पदार्थ जल में घुल जाता है और कोई तली में भारी होता है तो नीचे बैठ जाता है। जैसे बालू को मिट्टी और बालू मिलका करके पानी में डालेंगे तो बालू और मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं, अवक्षेप होते हैं, सॉलिड होते हैं तभी। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो अवक्षेप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये देखिएगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट है और ये जलीय विलयन है, जल में घुला हुआ है और रिएक्शन करता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड से, ये भी जलीय घोल है और ये रिएक्शन करके बनता है NaCl, ये भी जलीय घोल है, और एक बनता है BaSO4, ये होता है सॉलिड और इसी को होते हैं अवक्षेप। तो शरीर जब तीर का सिरा नीचे हो तो हम समझ सकते हैं कि इस पदार्थ में ये जलीय घोल है। मान लीजिए बाल्टी है और इसमें क्या है, NaCl पूरा भरा हुआ है, तो इसी में सॉलिड के रूप में हमारा क्या बना हुआ है, BaSO4 जो कि सॉलिड है, तली के नीचे बैठ चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या दर्शाना सीख गए, ठोस के लिए S लिखेंगे जो कि ठोस है, सॉलिड है, द्रव के लिए लिक्विड L लिखते हैं, और गैस के लिए G भी लिखते हैं, और गैस के लिए ऊपरी मुखी तीर भी देखते हैं, अवक्षेप के लिए अधोमुखी तीर देखते हैं। तो इतना हम दर्शा दिए। अब देखिएगा कभी कभी अभिक्रिया होता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है या ऊष्मा अवशोषित होती है, और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उसको भी दर्शाया जाता है, और जब ऊष्मा अवशोषित होती है तब भी दर्शाया जाता है। तो हम कैसे दर्शाते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को, तो इसको दर्शाने के लिए यहाँ पे देखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है,
ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। जब कभी रिएक्शन होता है और उस रिएक्शन में ऊष्मा बनता है, हीट बनता है, ऊष्मा बनता है, तो हम क्या लिखते हैं, इधर अभिकारक होता है, अभिकारक होता है, और इधर जा कर के हमारा क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो उत्पाद के साथ साथ जब ऐसा रिएक्शन हो, हमको उत्पाद भी मिले और उसमें से हीट भी मिले, ऊष्मा भी मिले, ऊर्जा भी मिले, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को उत्पाद के बाद प्लस ऊष्मा लिखते हैं। क्लियर। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देते हैं, इधर एक अभिकारक ले लेते हैं, उत्पाद भी बनाते हैं और हीट ऊष्मा भी बनाते हैं। जैसे कि ये कार्बन ले लीजिए, सॉलिड है, और कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो C+O2, तो ये जल करके क्या बनेगा, CO2 गैस बनेगा। और CO2 गैस तो बनेगा ही जब कोयला को, कार्बन को, लकड़ी को जलाइएगा तो गैस बन के ऊपर चला जाता है और हमारा आसपास उजाला भी हो जाता है। कार्बन को जलाते हैं और ऊष्मा भी निकलता है। जब कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलता है और ऊष्मा का हम उपयोग आग तापने में या खाना बनाने में यूज करते हैं। तो हमारा प्लस में क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगा और प्लस में प्रकाश भी बनता है जिससे उजाला होता है। जब भी पुअरा या पेठारी या लकड़ी जलाते हैं तो आग तापते हैं तो एक बैग उजाला होता है और हीट निकलता है, तो हीट से आग ताप लेते हैं और उजाला होता है तो आसपास दिख लेते हैं। तो और आँख भी बनता है, तो उसको छोड़िए, CO2 गैस भी बन गया, ऊष्मा भी बन गया, प्रकाश भी बन गया। जिस प्रकार से हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के पश्चात हमारे शरीर में क्या बनती है, ऊर्जा बनती है ATP के रूप में, जो और वही ऊर्जा के सहायता से हमारा शरीर क्या होता है, अन्य कामों को करने में सक्षम होता है। जैसे कि आप ही देख लीजिएगा, C6H12O6 ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से शरीर में टकराएगा O2 से, तो हमारा क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है और प्लस में ऊर्जा बनता है। ऊर्जा बनता है यानी कि ऊष्मा बनता है। तो जैसे कार्बन को जलाए हैं तो आग निकला है, आग हीट निकला है, उसी प्रकार शरीर में भोजन पचता है तो ऊर्जा निकलता है। तो वहाँ पे हीट आग नहीं लिखते हैं, वहाँ पे ऊर्जा ऊष्मा लिखते हैं, ऊष्मा नहीं लिखते, ऊर्जा लिखते हैं। ऊष्मा तो ये लकड़ी कोयला को जलाते हैं तो ऊष्मा निकलते हैं, और शरीर में जो शरीर में ऊष्मा बनता है उसका नाम ऊर्जा के नाम से जानते हैं कि इतना ATP ऊर्जा बना है। तो ये अनबैलेंस है तो इसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ 6 लगा देते हैं और यहाँ 6 लगा देते हैं। ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हुआ। तो इस प्रकार से जिस रिएक्शन में ऊष्मा उत्पन्न हो उसको ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और इसको दर्शाने के लिए उत्पाद के बाद प्लस ऊष्मा लिखते हैं। और इसी प्रकार से हमारा ये होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब होता है कि वो पदार्थ अपने अंदर ऊष्मा लिया है तब जाकर के टूटा है। किसी पदार्थ को तोड़ते हैं तो उसको गर्म करते हैं और वो पदार्थ गर्मा जाता है और गर्म हो करके टूट जाता है। जब तक वो पदार्थ गर्माएगा नहीं, उसके अंदर का बॉन्ड वीक नहीं होगा, टूटेगा नहीं। तो हम किसी पदार्थ को, पत्थर को तोड़ने के लिए बाहर से ऊष्मा ऊर्जा देते हैं तो अपने अंदर ऊर्जा स्टोर करता है और 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। इसी को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसी के विपरीत जब अभिक्रिया होती है तो प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा भी बनता है, तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सिंपल उपाय है कि आप जब चूना को जल में घोलिएगा तो उसमें से कुछ जलन महसूस होती है, यानी ऊष्मा प्रोडक्ट उसमें हो रहा है। ऊष्मा 2O2 को जब रिएक्शन कराते हैं तो ये NO बनता है, 2NO, और ये रिएक्शन तभी होता है जब N2 और O2 को हम बाहर से हीट देते हैं। तो बाहर से इसको हम हीट देते हैं तो यहाँ लिखते हैं अभिकारक के बाद माइनस ऊष्मा। तो हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया को कैसे दर्शाते हैं, उत्पाद, और उत्पाद के बाद हम माइनस लिख देते हैं। तो इसी को कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका अन्य एग्जाम्पल देखते हैं। तो अन्य एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि जब
H2O को तोड़िएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग अलग ब्रेक कीजिएगा, तो इसमें आपको क्या देना पड़ता है, विद्युत धारा। तो विद्युत धारा दीजिएगा तो H2O2 टूट जाता है, तो ये बनता है H2 और ये बनता है O2। तो H2O2 जो बना है, तो इस जल को तोड़ करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाया गया है। तो आप समझिए जल टूटा क्यों है, तो जल को तोड़ने के लिए बाहर से करंट दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहीं प्रोड्यूस हुआ है और उस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हम H2O को तोड़ दिए हैं H2 और O2 में। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, विद्युत वियोजन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम इस पदार्थ को हम तोड़ दिए हैं। किस टू बनाए, लेकिन H2O2 बनाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी दिए हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी खपत हो चुका है, उतना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खपत हुआ है, तब जाके माइनस में उष्मा गया, उष्मा बना नहीं, माइनस में उष्मा चला गया है। तो इसको कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माशोषी और उष्माक्षेपी अभिक्रिया को दर्शाने के बाद हम अब दर्शाते हैं कि कोई रिएक्शन किन दिशाओं यानी किन दशा में हुआ है। तो यहाँ पे ये मेन हेडिंग है, इसको याद रखिएगा, अभिक्रिया की शर्तों एवं अभिक्रिया की शर्तों को दर्शाना। कोई भी रिएक्शन होता है तो हम अभिक्रिया की शर्तों, कंडीशन, दशा को दर्शाते हैं कि किन कंडीशन में रिएक्शन हुआ है। कंडीशन कहने का मतलब कि रिएक्शन हम करा रहे हैं तो वहाँ का वातावरण हीट है कि गर्मी है, क्या है, बाहर से कोई केमिकल डाले हैं कि नहीं डाले हैं, क्या किए हैं, क्या कंडीशन है कि रिएक्शन हो रहा है। कोई भी दो रिएक्शन होता है तो उसके पीछे का रीज़न ज़रूर होता है, और पीछे का रीज़न भी मालूम करना होता है कि क्यों रिएक्शन हो रहा है, क्या कंडीशन है कि रिएक्शन और तेज़ी से हो सकता है, क्या करे कि रिएक्शन और स्लो हो सकता है, और क्या उसमें किए हैं कि रिएक्शन की अभिक्रिया बढ़ गई है। इसी को हम दर्शाते हैं अभिक्रिया की शर्तों को दर्शाना। तो अभिक्रिया की शर्तों को दर्शाने के लिए हम क्या देखते हैं, ताप को दर्शाते हैं, ताप यानी कि ऊष्मा, उसके बाद से दाब को दर्शाते हैं, और उसके बाद से उत्प्रेरक को दर्शाते हैं। ताप यानी कि कहने का मतलब है कि कोई रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन जब हो रहा है तो उस रिएक्शन को कराने के लिए हम जब बाहर से हीट या ऊष्मा देते हैं तो उसको दर्शाना होता है कि इस रिएक्शन में हम ऊष्मा का यूज किए हुए हैं। ऊष्मा का यूज किए हुए यानी कि इसको ऊष्मा दिए हैं तब जा कर के टूट गया है, तो उस रिएक्शन में दर्शाना होता है कि इस रिएक्शन में ऊष्मा दिए हैं। तो ये ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को हम, अभिकारक और उत्पाद एक तरफ होता है तो तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। मान लीजिए कि इधर क्या है, अभिकारक है, तो इधर अभिकारक है और इधर क्या है, उत्पाद है। तो अगर अभिकारक में ताप दिए हैं तो इधर ताप लिखना पड़ेगा, इधर दाब लिखना पड़ेगा, या उत्प्रेरक लिखना पड़ेगा। तो ताप, दाब एवं उत्प्रेरक को तीर के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं कि इस अभिकारक से उत्पाद तभी बन सकता है जब हम ताप दिए हैं, दाब दिए हैं या उत्प्रेरक दिए हैं। तो इस प्रकार से उत्प्रेरक को समझते हैं बाद में कि क्या होता है। पहले हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि किसी रिएक्शन को ताप देते हैं तो कैसे दर्शाते हैं कि इस रिएक्शन में ताप दिया गया है। उस रिएक्शन को देख करके आप समझ जाइएगा कि इसमें टेम्परेचर दिया गया है, और टेम्परेचर दिया गया है तो हम भी इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मटेरियल बनाना चाहते हैं, तो हमको भी टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, जैसे CaCO3 है, ये सॉलिड है और ये सॉलिड है, तो इसको तोड़ने के लिए हमको ऊष्मा देना होता है, और ऊष्मा देते हैं तब जा कर के ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 गैस में टूटता है। तो हम CaCO3 को ऊष्मा दिए, हीट दिए हैं, तो हीट दिए हैं तब जाके टूटा है। तो हीट के लिए अब डेल्टा प्लस
हीट के लिए अब डेल्टा त्रिभुज का साइन भी देते हैं तो हमको समझ में आएगा कि इस पदार्थ को गर्म किए हैं। ऊष्मा लिखे या ऊष्मा हटाकर डेल्टा का साइन दे दे तो समझिए कि ऊष्मा को दिया गया है, तब जा करके इस कंडीशन में ये अभिक्रिया। उसी प्रकार दाब दीजिएगा तो इसके ऊपर दाब लिखना होता है कि कितना दाब दिए। मान लीजिए कि 775 ATM दिए होते तो तीर के ऊपर ही लिखना होता है कि हम इसको प्रेशर दिए हैं कि लिए हैं कि क्या किए हैं, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अब देखते हैं मेन उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक कहने से हमारा मतलब है कि कभी कभी आप देखिएगा कि कोई हम पदार्थ बनाते हैं तो पदार्थ को बनाने में बहुत टाइम लगता है या बहुत कम टाइम लगता है। तो उस पदार्थ को जो लेट से बन रहा है, बहुत 10 घंटा टाइम ले रहा है, हम चाह रहे हैं कि उसको बहुत फास्ट रिएक्शन करा दें, तो बाहर से कोई केमिकल डालते हैं कि केमिकल डाल करके अंदर से उसको क्या करे, एक्साइटेड कर दे, उत्तेजित कर दे और रिएक्शन फास्ट हो जाए, उतना हमको टाइम न लगे। और कभी कभी रिएक्शन फास्ट होता है तो उसको स्लो कराना पड़ता है। तो बाहर से कोई केमिकल डालते हैं तो रिएक्शन को स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है। जैसे आप ही कुछ बनाते हैं छोला तो बाहर से बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा डालते हैं। काहे डालते हैं इसलिए कि बाहर से वो बेकिंग सोडा डाले हैं तो जल्दी से छोला को क्या करेगा, बनाने में सहायता करेगा और जल्दी ही बन जाएगा। उसको नहीं डालते हैं तो थोड़ा अधिक टाइम लगता है। उसी प्रकार प्रोडक्ट भी बनाना होता है तो बाहर से बहुत सारे केमिकल डाले जाते हैं ताकि रिएक्शन स्लो या फास्ट हो जाए। तो इसी को कहते हैं उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया की वेग को तीव्र या मंद करना। इसको क्या कर सकता है, फास्ट या स्लो। जो भी रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो फास्ट करा दे, अगर फास्ट हो रहा है तो क्या करा दे, मंद करा दे। जल्दी से रिएक्शन हो रहा है तो उसको थोड़ा स्लो करा दे और बहुत धीरे धीरे हो जाए तो फास्ट करा दे। तो यही उत्प्रेरक का काम होता है कि अभिक्रिया की वेग को, गति को क्या करता है, बढ़ा देता है चाहे घटा देता है। तो इसी को कहते हैं उत्प्रेरक। और जब भी उत्प्रेरक रिएक्शन में भाग लेते हैं, अपना रिएक्शन का स्लो फास्ट करा करके वहाँ से निकल के चले जाते हैं। सिंपल आप देखिएगा, उत्प्रेरक हमारे समाज में भी बहुत सारे होते हैं। जैसे कोई दो आदमी को झगड़ा कर रहा है तो झगड़ा कर रहा है तो उसके झगड़ा अच्छा से नहीं कर रहा है तो उसको कोई चढ़ाने वाला ज़रूर होता है कि वो तुमको मार दिया, गाली दे दिया, तुम कमज़ोर हो, ये हो, पीछे से चढ़ाएगा कि तुम लाठी लो, भाला लो, चाकू लो, ये तुम मार दो। उसको आग लगाएगा, आग लगा करके उसको गरमा दिया और गरमा करके दोनों साइड से फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा होने लगेगा। तो उत्प्रेरक का तो काम वही होता है कि झगड़ा को क्या कर दे, स्लो करा दे चाहे फास्ट करा दे। तो ये चढ़ा दिया तो झगड़ा तेज हो चुका है, तो इधर से जो चढ़ाने वाला है निकल के जा चुका है। तो रिएक्शन में भाग कौन लिए, दोनों आदमी लिए। जो भी प्रोडक्ट मिलेगा दो ही आदमी को मिलेगा। या कहीं कहीं बरियार झगड़ा होता है तो कोई बाहर से आदमी आकर के झगड़ा को शांत करा देता है तो वो भी क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। कोई झगड़ा को कंट्रोल कर दिया कि झगड़ा में करने में कोई फायदा नहीं है, आराम से रहो, शांति से रहो। तो उत्प्रेरक वही होते हैं जो रिएक्शन उनको क्या कर दे, फास्ट भी कर दे, स्लो भी कर दे, यानी आग लगा भी दे, आग बुझा भी दे। तो इसी को कहते हैं उत्प्रेरक। जैसे N2 और H2 बनता है तो इसमें हम Fe उत्प्रेरक डालते हैं। तो N2H2 को मिला करके रिएक्शन कराते हैं और उसमें Fe उत्प्रेरक डालते हैं, लोहे का चूर्ण। तो NH3 हमारा क्या होता है, बहुत फास्ट बनने लगता है। तो यहाँ पे बहुत फास्ट बनेगा तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से होने लगता है। यही हमारा क्या है, उत्प्रेरक है। तो ये उत्प्रेरक समझ गए। अब समझते हैं उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, एक उत्प्रेरक वर्धक होते हैं और एक उत्प्रेरक विष होते हैं। उत्प्रेरक वर्धक का काम होता है, ये उत्प्रेरक जो वर्धक होता है स्वयं उत्प्रेरक को चढ़ाता है। ये स्वयं क्या करेगा, उत्प्रेरक को तीव्र, ये खुद उत्प्रेरक को तीव्र कहेगा और ये क्या कहेगा, उत्प्रेरक को मंद करेगा, यानी कम ही करेगा। आप जान चुके हैं कि उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन को स्लो या फास्ट कराना। कभी कभी रिएक्शन को स्लो और फास्ट कराने में उत्प्रेरक क्या होता है,
वो अच्छा से नहीं करा पाता है। तो अच्छा से नहीं करा पाता है तो उसको उत्प्रेरक को मिला था काम कि जा करके रिएक्शन को फास्ट करा दो, ये अच्छा से फास्ट नहीं करा पाया। तो बाहर से कोई आदमी उत्प्रेरक से मिलेगा कि तुम रिएक्शन कराने गए थे लेकिन अच्छा से रिएक्शन नहीं करा पाए, तुम्हें ये कमी है, तुम अब जाओ, उसको उत्प्रेरक को नहीं करा पा रहा है। तो बाहर से कोई आके कह रहा है कि तुम आग लगाओ, अच्छा से तुम रिएक्शन नहीं करा पा रहे हो। तो आदमी उसको उत्प्रेरक को चढ़ाया, फिर उत्प्रेरक जा करके उसको चढ़ा करके रिएक्शन कराएगा। जैसे सिंपल उपाय है कि दो आदमी का भी कभी झगड़ा होता है तो तीसरी आदमी उसमें आग लगाते हैं, यानी कि झगड़ा लगाते हैं, और वो आदमी झगड़ा लगाने में कभी सफल भी हो सकता है, विफल भी हो सकता है। तो जब सफलता उसको आग लगाने में अच्छा से नहीं मिले कि वो गया है दो आदमी को बात जोड़ करके झगड़ा कराने और उसका प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो लौट रहा है, तो बाहर से कोई आएगा कि तुम तो गए थे झगड़ा लगाने के लिए, अच्छा से झगड़ा नहीं लगा पाए, लेकिन तुम में ये कमी है, अब से जा करके झगड़ा लगाओ, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो, ये बात जोड़ दो, वहाँ कर दो, ये कर दो। ये तो निराश होकर आ रहा था कि हम झगड़ा अच्छा से नहीं लगा पाए, लेकिन बाहर से कोई आया इसको और एक्साइटेड कर दिया कि तुम ये कमी किए थे, ये बात जाके जोड़ दो, झगड़ा हो गया। तो ये स्वयं उत्प्रेरक को चढ़ा दिया और उत्प्रेरक जाके उनको चढ़ा दिया, रिएक्शन हो गया। यानी कि कोई ऐसा भी होता है कि रिएक्शन कोई आग लगाता है तो बाहर से आके कहता है तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो, क्यों झगड़ा लगा रहे हो, तो झगड़ा नहीं लगाओ। तो यानी वो खुद तो वो स्वयं उत्प्रेरक को क्या करता है, नीचे दबाता है कि तुम ऐसा काम मत करो, झगड़ा नहीं लगाओ। तो उत्प्रेरक को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इसी को कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। जब हम रासायनिक समीकरण में तनुता और सांद्रता को दर्शाना सीखेंगे। तनुता और सांद्रता का मतलब होता है कि हम ऐसा कोई जल में घोला हुआ पदार्थ विलयन बनाते हैं जो क्या हो सकता है, पतला भी हो सकता है, गाढ़ा भी हो सकता है। जब हम चीनी पानी का शरबत बनाते हैं तो क्या हो सकता है, गाढ़ापन भी हो सकता है, पतलापन भी हो सकता है। तो जब वो चीनी पानी का शरबत पतलापन हो उसको तनुता कहते हैं और उसको पतला हो जाता है तो पतला विलयन, और जो जिसमें चीनी की मात्रा अधिक हो गाढ़ापन होता है तो गाढ़ा हो जाता है। जैसे हम एक एसिड लिए हुए HCl और HCl ये क्या हुआ है, पतला है, तो इसके आगे दर्शाने के लिए DIA लिखते हैं। उसी प्रकार एक बेस लिए हैं, ये भी क्या है, पतला है, तो इसको दर्शाने के लिए डाइल्यूट लिए हैं। HCl मिला है, NOH मिला है, लेकिन दोनों का है डाइल्यूट है, इसमें जल की मात्रा अधिक है और एसिड और बेस की मात्रा कम है। उसी प्रकार से हम कॉन्क ले लेते हैं, HCl लिए हैं लेकिन ये क्या है, ये गाढ़ा HCl है, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, कॉन्क HCl, गाढ़ा HCl है। और इसी प्रकार से हम NaOH ले लेते हैं, ये क्या है, पतला है, तो पतला है तो इसके लिए अभी क्या लिख सकते हैं, पतला नहीं गाढ़ा लिए हुए हैं, तो इसके लिए हम कॉन्क लिखेंगे, कॉन्क NaOH। तो ये भी रिएक्शन होगा, इधर भी रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे जो एसिड लिए हैं पतला लिए हैं और बेस लिए हैं पतला लिए हैं, और इस यहाँ पे जो एसिड लिए हैं गाढ़ा लिए हैं और यहाँ का बेस भी गाढ़ापन में है। तो जब इस प्रकार की विलयन आने लगे कि कोई पतला हो रहा है, कोई गाढ़ापन हो रहा है, कोई सांद्र हो रहा है, कोई तनु हो रहा है, तो तनुता को DIL डाइल्यूट से दर्शाते हैं और सांद्रता को कॉन्क से दर्शाते हैं। तो ये जो पतलापन है तो दोनों है तो दोनों के आगे डाइल्यूट लिखे हैं, और ये दोनों गाढ़ापन है तो दोनों के आगे कॉन्क लिखेंगे। इसी प्रकार के जितने भी विलयन गाढ़ापन और पतलापन में आए तो उनके आगे ये संकेत लिख करके दर्शा सकते हैं। और ये HCl और NaOH रिएक्शन करेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, NaCl बनता है, H2O बनता है। यहाँ भी क्या बनेगा, NaCl बनेगा और प्लस में H2O बनेगा। तो ये रिएक्शन जो हुआ है बतला रहा है कि यहाँ पे गाढ़ापन यानी कि अपेक्षाकृत एसिड बेस इसमें अधिक है और इसमें अपेक्षाकृत एसिड बेस की मात्रा कम है। तो इस प्रकार से हम रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्वक बना सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए और पूरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और हमारे वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और अगले क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।